हेलो व्यूअर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आप अपने यूट्यूब चैनल एस टू सर लर्निंग हब। आज मैं आपके सामने जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आया हूं। इसमें हम देखेंगे मुख्य रूप से विंटर गेम्स का लोगो क्या है और बिहार के नए सीएम बने हैं नीतीश कुमार जी, कितनी बार वो सीएम रह चुके हैं उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। साथ ही भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है इस व्यक्ति के लिए। ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या काम करते थे, क्यों इनको भारत रत्न दिया गया है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। साथ ही पद्म पुरस्कार वितरित किए गए हैं उसके बात करेंगे। और मराठा को यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया है उसकी बात करेंगे। फ्रांस के नए पीएम बने हैं उनकी बात करेंगे। साथ ही इनसैट 3DS इसरो का एक वेदर सैटेलाइट लॉन्च किया गया है उसकी बात करेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे जो मुख्य बिंदु हैं वो मैंने कवर किए हैं इस वीडियो में। तो अगर आप एस्पिरेंट है, आपका भावी एग्ज़ाम है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। हाँ, साथ ही जो नए व्यूअर्स हैं वो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर आपने दिसंबर और नवंबर की वीडियो नहीं देखी हैं करंट अफेयर्स की, तो डिस्क्रिप्शन में आई बटन दिया गया है, जाकर उस पर क्लिक करें। आपको वो वीडियो भी निश्चित रूप से ही फ़ायदेमंद रहेगी, तो जाकर उसे भी चेकआउट कर लें। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की वीडियो जो रहेगी जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स पर। हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा खेलो इंडिया जो शीतकालीन खेल होने जा रहे हैं 2024 में, उसका शुभंकर की घोषणा हो चुकी है। और 2024 के शीतकालीन खेलों का जो शुभंकर हैं वो एक हिम तेंदुआ को बनाया गया है। शीन एशी या शान नाम का ये हिम तेंदुआ है जिसको 2024 शीतकालीन खेलों का शुभंकर यानी लोगो डिसाइड किया गया है। सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा खेल 2 चरणों में ये आयोजित की जाएगी शीतकालीन खेल। और इसका पहला चरण 2 से 6 फरवरी के बीच लद्दाख में, और दूसरा चरण 21 से 25 फरवरी के बीच गुलमर्ग में आयोजित किया गया था, कश्मीर में। और ये पहली बार हुआ था कि वार्षिक जो शीतकालीन खेल हैं उसका मेज़बानी लद्दाख को पहली बार मिली है। 2020 से पिछला संस्करण केवल जम्मू कश्मीर, 2020 में जो पिछला संस्करण हुआ था शीतकालीन खेलों का, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही उसका आयोजन किया गया था। और लद्दाख को पहली बार शीतकालीन खेलों की मेज़बानी मिली है। भारत ने 2024 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में एक और नाम जोड़ दिया है, वो है मराठा सैन्य परिदृश्य। इनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। मराठा सैन्य परिदृश्य ये आपके मराठा जो सरदार हुए थे इनका नाम आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है। तो याद रहे कि 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच जो मराठा साम्राज्य की सैन्य शक्ति थी वो अपने चरमोत्कर्ष पर रही थी, इसलिए इसको मराठा सैन्य परिदृश्यों को जो है विश्व विरासत सूची में जगह के लिए नामांकित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा बिहार से। नीतीश कुमार जो हैं वो लगातार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार नहीं, 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और ये जो नीतीश कुमार हैं इनकी पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड। और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार जो 10 अगस्त 2022 को 9वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं बिहार के। ये आपको फ़ोटो दिखाई गई है यहाँ पे नीतीश कुमार जी की, ये बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। जनता दल यूनाइटेड के ये प्रमुख हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको आप शॉर्ट में इसरो के नाम से जानते हैं, इसका एक मौसम उपग्रह है इनसैट 3DS, नाम याद रखें, इनसैट 3DS। तो ये जो
इनसेट 3DS हैं। ये इसरो का एक मौसम उपग्रह है और इसका हाल ही में सफलतापूर्वक जो है वो परीक्षण इसरो ने किया है और इसका परीक्षण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक इसका इनसेट 3DS का सफलतापूर्वक जो है वो परीक्षण कर लिया गया है। ये मौसम संबंधी जानकारियाँ और सटीक तरीके से हमें मुहैया कराएगा। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसको शॉर्ट में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, दिसंबर 2022 में वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर अपनी एक सर्वेक्षण रिपोर्ट इन्होंने जिला अदालत को सौंपी है और इस रिपोर्ट से ये निष्कर्ष निकला है कि जहाँ पे ये ज्ञानवापी मस्जिद थी, अब ठीक है, वर्तमान में जहाँ पे है ये ज्ञानवापी मस्जिद की आपके सामने पिक्चर है, यहाँ पे पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था। ये रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था। और ये वाराणसी में है। पद्म पुरस्कार विजेता, कुल 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें 5 व्यक्ति को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्म श्री से नवाजा गया है। इस बार जो 2024 के पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं उनमें 30 महिलाएं भी शामिल हैं और 9 अनिवासी यानी विदेशी भारतीय भी शामिल हैं और इनमें से 9 ऐसे पुरस्कार हैं जो मरणोपरांत दिए जा रहे हैं। 9 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार जो है मरणोपरांत मिलने वाला है। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो पुरस्कार है जिसका नाम है पद्म विभूषण, यहाँ पे आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। ये आपसे प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। दूसरे नंबर के तो ये पद्म विभूषण है, पद्म पुरस्कार है, लेकिन सबसे सर्वोच्च भारत का नागरिक सम्मान क्या है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। देखते हैं आपको कितनी जीके आती हैं। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ये जो पद्म विभूषण है भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस साल 5 हस्तियों को पद्म विभूषण दिया जा रहा है। इनमें पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रसिद्ध भारत नाट्यम नृत्यांगना जिसका नाम है पद्मा सुब्रमण्यम, अभिनेता चिरंजीवी और प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं जिनका नाम है बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक का देहांत हो चुका है, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जा रहा है। और प्रशंसित नृत्यांगना जिसका नाम है विजयंतीमाला बाली, इन 5 को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जा रहा है जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो इस बार जो 5 पद्म विभूषण दिए जा रहे हैं उनमें पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी और भरतनाट्यम नृत्यांगना जिनका नाम है पद्मा सुब्रमण्यम और समाज सुधारक जिनका नाम है बिंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत मिल रहा है। और प्रशंसित नृत्यांगना विजयंतीमाला बाली को भी पद्म विभूषण दिया जा रहा है। तो इनके नाम आप ज़रूर याद रखें। इन 5 को पद्म विभूषण दिया जा रहा है वर्ष 2024 का। पद्म विभूषण एक बार फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से ज़रूर आपको एक प्रश्न अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो पद्म विभूषण में जो 5 हस्तियाँ शामिल की गई हैं उनमें वेंकैया नायडू पूर्व राष्ट्रपति, भरतनाट्यम नृत्यांगना जिनका नाम है पद्मा सुब्रमण्यम, अभिनेता चिरंजीवी और समाज सुधारक बिंदेश्वर पाठक और प्रशंसित नृत्यांगना वैजयंतीमाला बाली, इन 5 को वर्ष 2024 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। केंद्र सरकार ने बिहार के दिवंगत नेता
कर्पूरी ठाकुर, नाम याद रखें, बिहार के दिवंगत नेता, यानी इनका देहांत हो चुका है। कर्पूरी ठाकुर, उनकी जन्म शताब्दी में भारत रत्न देने की घोषणा की है। जननायक के रूप में जाने जाने वाले ठाकुर जो दो बार जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सामाजिक न्याय नीतियों के लिए इनको जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय नीतियों के लिए याद किया जाता है। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनको भारत रत्न दिया जा रहा है। बीसीसीआई पुरस्कार 2024, यहाँ पे हम पूर्व कप्तान और कोच रवि शास्त्री और पूर्व भारतीय क्रिकेट विकेटकीपर फारूक इंजीनियर और प्रतिष्ठित कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इन 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया जा रहा है। तो रवि शास्त्री, फारूक इंजीनियर, ये 2 व्यक्ति हैं जिनको कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 दिया गया है बीसीसीआई की तरफ से। मडिगा, ये एक तेलंगाना में समुदाय हैं, एससी समुदाय से ये संबंध रखते हैं, मडिगा जाति ये। और क्योंकि एससी की आबादी तेलंगाना में 50% से अधिक है, इसलिए मडिगा समुदाय की ये मांग है कि ये एससी जाति का उपवर्गीकरण किया जाए, क्योंकि इनको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मडिगा एक समुदाय है तेलंगाना का, अनुसूचित जाति के तहत ये आते हैं। क्योंकि तेलंगाना में एससी की जनसंख्या 50% से अधिक है, इसलिए इनकी मांग है कि एससी की जाति का उपवर्गीकरण, उपजातियां बनाई जाएं और उनको आरक्षण दिया जाए। भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास हाल ही में हुआ है जिसका नाम है खंजर। भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर का 11वां संस्करण हुआ है 22 जनवरी को, और ये विशेष इसलिए है क्योंकि ये हमारे राज्य हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण 22 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है, और इसका उद्देश्य है रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और आतंकवादी गतिविधियों को रोकना। और आतंकवादी जो विरोधी अभियान है उसमें विशेषज्ञता को आदान प्रदान करना, ये मुख्य उद्देश्य हैं। खंजर जो भारत किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में 22 जनवरी को शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। प्रधानमंत्री ने एक योजना लाई है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। और इसका जो उद्देश्य है वो है नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को बढ़ावा देना और घरों के बिजली के जो बिल हैं उनको कम करना। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो विद्युत हैं वो सोलर एनर्जी से बनाई जाए। हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। नागर शैली में ये राम मंदिर बनाया गया है और अयोध्या में जो भगवान श्री राम की मूर्ति हैं उनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है। दिव्य आत्मा का जो है संचार किया गया है उसमें। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान ये एक वैदिक अनुष्ठान है जो 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान किया गया था राम की प्रतिमा का। अब ये प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान क्या होता है, इसके नाम ये एक जटिल वैदिक अनुष्ठान है और साधारण मूर्ति में देवता की भावना और शक्तियों का संचार करना ही प्राण प्रतिष्ठा कहलाता है। यानी मूर्ति में प्राण फूंकना, एक तरह से भगवान की आत्मा का विराजमान करना किसी मूर्ति के अंदर, उसको कहा जाता है प्राण प्रतिष्ठा करना। ऑपरेशन सर्वशक्ति, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया है
और इसका उद्देश्य है कि पीर पंजाल रेंज में जो आतंकी गतिविधियां हैं, जिसमें राजौरी और पुंछ ज़िलों में जो भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर हमले होते हैं, उन आतंकवादियों का सफाया करना है इस ऑपरेशन सर्वशक्ति का मुख्य लक्ष्य है। केरल ने ऑपरेशन अमृत शुरू किया है, और ये ऑपरेशन अमृत क्या है? केरल में जो एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक की जो दवाएं हैं, उनका अत्यधिक उपयोग हो रहा है और धड़ल्ले से वो बिक रही हैं। उस पर रोक लगाने के लिए ये ऑपरेशन अमृत केरल सरकार ने चलाया है, जिसके तहत जो फार्मेसी की शॉप हैं उन पर औचक छापेमारी की जा रही है ऑपरेशन अमृत के तहत। और लाइसेंस धारी जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वही अपने काउंटर पर एंटीबायोटिक्स बेच सकते हैं, बाकी लोग एंटीबायोटिक्स नहीं बेच सकते। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 12 जनवरी को केंद्र की वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण शहर स्वच्छता रैंकिंग 2023 जारी की गई, जिसमें सूरत और इंदौर को संयुक्त रूप से भारत के सबसे स्वच्छ शहर घोषित किए गए हैं। नवी मुंबई को तीसरा स्थान मिला है। तो भारत के सबसे स्वच्छ शहर सूरत और इंदौर हैं, उसके बाद नवी मुंबई का स्थान आता है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। छत्तीसगढ़ ने श्री रामलला दर्शन योजना लॉन्च की है। तो याद रखें, छत्तीसगढ़ की सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू की है। गैब्रियल अटल, ये नाम याद रखें, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति का नाम है फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन। याद रखें, फ्रांसीसी राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और प्रधानमंत्री कौन है? गैब्रियल अटल। तो पहले ये गैब्रियल अटल वहाँ के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, लेकिन वहाँ के जो उस समय प्रधानमंत्री थे उनका नाम था एलिजाबेथ बॉर्न। उनको राजनीतिक चुनौती के बीच एलिजाबेथ बॉर्न ने इस्तीफा दे दिया, और नए जो प्रधानमंत्री हैं वो गैब्रियल अटल, जो पहले शिक्षा मंत्री थे एलिजाबेथ बॉर्न के समय में, उनको नया प्रधानमंत्री फ्रांस का बनाया गया है। तो गैब्रियल अटल, ये यहाँ पे फ़ोटो दी गई है गैब्रियल अटल की। ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री हैं, और राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। तो गैब्रियल प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के, और राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। डेनमार्क ने भारत के साथ ग्रीन फ्यूल्स अलायंस किया है। तो भारत ने डेनमार्क के साथ ग्रीन फ्यूल अलायंस किया है, और ये जो अलायंस हुआ है जिसमें एक राजनीतिक पहल और जिसका मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा संसाधन क्षेत्रों में डेनमार्क और भारत के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाया जाता है 10 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है वो विश्व भर में हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करना है, और हिंदी भाषा को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने की एक कोशिश है। हिंदी दिवस विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है हिंदी है। पहले मंदारिन हुआ करती थी चाइना की। भारत और यूएसए ने पहला सैन्य अभ्यास हाल ही में किया है, जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। तो भारत और यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, तो भारत ने यूएई के साथ डेजर्ट साइक्लोन नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। और भारत के जो अर्थशास्त्री हैं अरविंद पनगड़िया, उनकी अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। यानी 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में 16वां वित्त आयोग गठित किया गया है। और ये जो वित्त आयोग है 16वां वित्त आयोग, ये भारत सरकार ने 2026 से 5 वर्षों के लिए जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का
वित्तीय वितरण होता है उसकी रिपोर्ट तैयार करता है और समीक्षा करता है। 16वें वित्त आयोग का गठन अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में किया गया है, ये बात आप ध्यान रखें। और वित्त आयोग का प्रावधान जो है वो भारतीय अनुच्छेद 280(1) के तहत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान दिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 का सब पार्ट 1 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 280(1)। नीना सिंह ने हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला और CISF की महानिदेशक बनने वाली ये पहली महिला हैं और CISF की महानिदेशक के पद पर ये 30वीं महानिदेशक है। तो महिला के रूप में पहली महानिदेशक बनी है, CISF की पहली महानिदेशक बनी है नीना सिंह। और अगर CISF के टोटल जो महानिदेशक आज तक रहे हैं वो 30 रहे हैं, 30वीं ये बनी है। 29 पहले रहे हैं और 30वीं नीना सिंह बनी है। लेकिन महिला के तौर पे आज तक कोई भी 29 में से कोई भी CISF का जो अध्यक्ष था वो महिला नहीं बनी थी। नीना सिंह जो 30वीं CISF अध्यक्ष बनी है, ये पहली महिला महानिदेशक बनी है CISF की, जिसकी फुल फॉर्म है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी है नीना सिंह। चीन ने पृथ्वी की सतह में छेद करने के लिए विशाल जहाज लॉन्च किया। चीन ने पृथ्वी के ऊपरी आवरण में मानवता की पहली खुदाई के लिए मैगजियांग नाम की एक विशाल महासागर ड्रिलिंग जहाज बनाया है। तो नाम याद रखिए, जहाज का नाम है मैगजियांग। तो मैगजियांग नाम का ये जहाज बनाया गया है, इसका आप नाम याद ज़रूर रख लीजिएगा। मैगजियांग नाम का ये जहाज बनाया है, ड्रिलिंग जहाज। किसने बनाया है? चाइना ने बनाया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक जो परतें हैं उसका खनन करना, उसमें सुराग करना। मैगजियांग का लक्ष्य जो है वो 7 किलोमीटर नीचे एक मोहरोविकिक असंतता, जिसको शॉर्ट में मोहो के नाम से जाना जाता है, इस सीमा को तोड़ना है। और ये सीमा पृथ्वी की 2 परतों के बीच पाई जाती है। भूपरपट्टी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है और दूसरी परत जो मेंटल है, इन दोनों परतों के बीच की सीमा कहलाती है मोहो। तो इसको तोड़ना मैगजियांग जो ड्रिलिंग मशीन है इसका मुख्य उद्देश्य है, मोहो को तोड़ना। यानी भूपरपट्टी और मेंटल के बीच की जो परत है, जो सीमा रेखा है, उसको तोड़ना। मोहो नाम की जो सीमा रेखा है उसको तोड़ना है मैगजियांग का मुख्य उद्देश्य। भारतीय रेलवे ने 30 दिसंबर को अमृत भारत एक्सप्रेस लॉन्च की है। और अमृत भारत एक्सप्रेस 130 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति से नवीनतम पुश पुल ट्रेन है। भारतीय शोधकर्ता ने एक नवीन सौर संचालन सामग्री बनाई है जिसका नाम है पेरोवॉक्साइट सोलर सेल। नाम क्या है? पेरोवॉक्साइट सोलर सेल। और मैग्नीशियम का इसमें यूज किया गया है और कम लागत से ज़बरदस्त क्षमता ये प्रदान करता है। और इसी के साथ आपकी जनवरी 2024 की जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर होती हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस वीडियो को अपने फेसबुक अकाउंट पे 100 लोगों के साथ टैग करके शेयर करते हैं तो मैं आपको इस वीडियो की जो PDF हैं आपको मुहैया करा सकता हूँ। इसके लिए आपको अपने फेसबुक अकाउंट पे ये वीडियो 100 लोगों के साथ टैग करके शेयर करनी होगी और उसका जो स्क्रीनशॉट हैं वो कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ कमेंट करना होगा और मैं आपको इसकी वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।